हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का प्रचलन हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो भाई, आप सभी को पता है मैंने आप सभी के लिए हिंदी साहित्य की थ्योरी क्लास चला रखी है। सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की बुक में से मैं आपको ये करवाने लग रही हूँ। ठीक है, 2 क्लासें मैंने आपको प्रोवाइड करवा दी है। ठीक है, और मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है, चैनल पर उपलब्ध है, आप वहां पर जाके देख सकते हैं। और क्लास को शुरू से लेके अंत तक जरूर से जरूर देखा कीजिए, क्योंकि ये थ्योरी क्लास है। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण क्लास रहेगी आपके लिए। और आज हम आदिकाल करेंगे और आदि क्लास की अपनी 3-4 क्लास होगी। तो भाई, सभी क्लासों को आप जरूर से जरूर देखना, क्योंकि इन्हीं क्लासों में से हमारे क्वेश्चन बनेंगे जो कथन वाले हैं। ठीक है, और इसीलिए मैंने आपके लिए थ्योरी क्लास स्टार्ट की है बुक में से। और जिस बच्चे ने रामचंद्र शुक्ल की बुक में से थ्योरी क्लासें करनी है तो मैंने करवा रखी है दृष्टि की बुक में से, तो उसकी भी प्लेलिस्ट आप वो भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और जो चैप्टर वाइज सीरीज है आप उसको भी जरूर से जरूर लगाए, थ्योरी क्लासेस देखे प्लस में चैप्टर वाइज सीरीज है उनको करे, तो आपका हिंदी साहित्य काफी मजबूत हो जाएगा। ठीक है, तो चल करते हैं क्लास स्टार्ट अपनी। तो आदिकाल पूर्व पीठिका देखेंगे भाई। आदिकाल की आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा जो वर्णित आदिकाल के संदर्भ में है वो हम देखेंगे रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। तो इनके प्रमुख कथन देख लेते हैं रामचंद्र शुक्ल जी के। प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जाता ना जाने कितनी बार ये पूछा गया है कथन में। ठीक है, हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से लेकर संवत 1375 तक, अर्थात महाराजा भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण कथन, प्लीज आप इनको जरूर से जरूर याद रखना। आगे है, राजाश्रित कवि और चारण जिस प्रकार नीति श्रृंगार आदि के फुटकर दोहे राजसभाओं में सुनाया करते थे, उसी प्रकार अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रम पूर्ण चरित्रों तथा गाथाओं का वर्णन भी किया करते थे। यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को हमने वीर गाथा काल कहा है। ठीक है, आदि काल को वीर गाथा काल किसने कहा? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, और ये रामचंद्र शुक्ल जी के ही कथन में आपको करवाने लग रही प्रमुख कथन है, काफी बार पेपर में पूछे भी गए हैं। ठीक है, और पूछे जाते हैं। प्लीज आप अच्छी प्रकार से क्लास देखना। अपभ्रंश नाम पहले पहल वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, जिसमें उसने अपने पिता गुगय विक्रम संवत 650 के पहले को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है भाई, काफी महत्वपूर्ण क्लास है, प्लीज आप अच्छी प्रकार से देखें। सिद्धों की अद्भुत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है। ठीक है, सिद्धों की क्या बताई है? उद्धृत रचनाओं की भाषा। ठीक है, जो रचनाएं हैं सिद्धों की उनकी भाषा क्या बताई? देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश, देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है भाई। पुरानी हिंदी की व्यापक काव्य भाषा का ढांचा शोर सैनी प्रस्तुत अपभ्रंश अर्थात ब्रिज और खड़ी बोली यानी पश्चिमी हिंदी का है। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। तो काफी महत्वपूर्ण कथन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के कथन थे सभी, ये आपको ध्यान रखने हैं, पेपर में पूछे जाते हैं। अब महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां हैं, ठीक है, जो पेपर में पूछी जाती है भाई। जो जिन शासन भाषिए सो भई कहियो सारू, जो पाले सो भाव करी सो सरी पाऊ। तो ये देवसेन की पंक्ति है, सावकाचार से ली गई है। पंडित से सत बखानिया देही रुद्र बसंत न जानिया, गमन न तन विखंडित तो वि इलज्जई भई उन पंडित। सरेपा की पंक्तियां रहेगी। आगे है, जही मन पवन न संचरे रवि शशि नाही पवेश, तही वित चित विवास करू सरह कहिस उवेश। ठीक है, ये सरपा की पंक्ति है, ये पेपर में पूछी गई पंक्तियां है, इसलिए मैं आपको करवाने लग रही हूँ, और ये बुक में दे रखी है भाई। घोर अंधारे चंद्रमणि जिमी उजाव करई, परम महासुख येषु कणे ध्रुव अशेष हरई। तो इस सरपा की पंक्ति है। का तरवल पंच विडाल लोईपा की है। भाव न हुई अभाव न जानी लोईपा की है। सहजे थर करी वावणी साध विरूपा की है। एक न कि जय मंत्र न तंत्र कणप्पा की है। आगे पंक्तियां देखते हैं। होलो डोबी
तो पुछमी सद्भावे सदगुण पाव पई जाबे पुणु जिणारू, निकनहपा की है। भला हुआ जो मारिया, ठीक है, हेमचंद्र की है। पिए संगमी कंठ निदड़ी, ये भी हेमचंद्र की है। गंगा जमुना माहे बहरी रे नाई, डोंबीपा की पंक्ति रहेगी। नगर बहारी डोंबी तोहरी कुटिया छई, छोई जाई सो बहा नाड़िया, ये कड़प्पा की पंक्ति है। जिमी लाण बिलजई पानी एही तिमी धरणी लई चित, ये कन्हप्पा की पंक्ति है भाई। देसिल बहना सब जन मिठा ते तेसन जप अवट्टा, ठीक है। हिंदू बोले दुरही निकार छोटे तरवों को भभकी मार, तो ये विद्यापति की पंक्तियां हैं भाई। कीर्तिलता से ये पंक्तियां ली गई और काफी महत्वपूर्ण पंक्तियां, काफी बार पेपर में पूछी भी गई है। आगे है मनहु कला सस भाण कला 1600 बनिया, बिगसी कलम कमल स्त्रिंग भरमर बेनु खंजन मृग लुटी, ये पृथ्वीराज रासो से पंक्ति है भाई। आगे देख लेते हैं। बजिए घोर निशान राण चौहान जसोदिस, ये पृथ्वीराज रासो की पंक्तियां है। उदित राज पृथ्वीराज बाग मनो लगन वीर नट, ये पृथ्वीराज रासो से पंक्तियां है। 12 बरस ले कुकर जिए ओ 13 लोल जिए सिहार, बरस 18 क्षत्रिय जे आगे जीवन को धिक्कार, ये जगने की पंक्तियां रहेंगी। ठीक है, आगे पंक्तियां देखते हैं। एक थाल मोती से भरा, ये अमीर खुसरो की पंक्ति है। एक नार ने अचरज किया सांप मार पिंजरे में दिया, ये अमीर खुसरो की है। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डाले केस, ये भी अमीर खुसरो की पंक्तियां है। मेरा जो बना नवेरा भयो है गुलाल, ये अमीर खुसरो की पंक्तियां है। जे हाल मिसकी मुकुल तगाफुल दुराय नैना बनाए बते, ये अमीर खुसरो की पंक्तियां है। सरस बसंत समय भल पावली, विद्यापति की है भी पंक्ति और पदावली से है। काली कहल पिए साहिरे जायब मई मारू देश, तो ये विद्यापति की पंक्तियां, ये भी पदावली से ली गई है भाई। और जिस बच्चे ने अगर पंक्तियों की क्लासें देखनी है तो वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। पंक्तियों की क्लासें मैंने आपको प्रोवाइड करवा रखी है। आदिकाल की पंक्तियां, भक्ति काल की जितनी काफी महत्वपूर्ण पंक्तियां, रीति काल की और आधुनिक काल की पंक्तियां मैंने आप सभी को प्रोवाइड करवा रखी है। जाके चैनल पर देख लेना, आपको क्लास जरूर से जरूर मिल जाएगी। और पंक्तियां हमेशा पेपर में पूछी जाती है। महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। प्राकृत भाषा हिंदी का तात्पर्य प्राकृत की रूढ़ियों में बहुत कुछ बद हिंदी। कवि विद्यापति ने 2 प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है। ठीक है, जो विद्यापति जी उन्होंने 2 प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है। एक तो पुरानी अपभ्रंश का और दूसरा बोलचाल की देसी भाषा का। ठीक है, ध्यान रखना, विद्यापति ने 2 प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है, एक पुराने अपभ्रंश का और दूसरा बोलचाल की देसी भाषा का। और जो प्राकृत भाषा हिंदी है, इसका तात्पर्य क्या बताया है, तो प्राकृत की रूढ़ियों में बहुत कुछ बद हिंदी, ये प्राकृत भाषा हिंदी का तात्पर्य है। गाहा या गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता है। ठीक है, गाहा या गाथा कहने से किसका बोध होता है, प्राकृत का बोध होता है। दोहा या दुहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है। ठीक है, गाहा या गाथा कहने से तो प्राकृत का बोध होता है, दोहा या दुहा होने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है। भरत मुनि विक्रमी तीसरी सती ने नाट्य शास्त्र में अपभ्रंश नाम न देकर लोक भाषा यानी देश भाषा ही कहा है। अपभ्रंश या प्राकृत हिंदी की रचना विक्रम की 7वीं शताब्दी से होने लगा था। ठीक है, ये भी ध्यान रखना भाई। 84 सिद्धों के नाम देख लेते हैं। यहाँ पे 84 सिद्ध है, यहाँ पे नाम दे रखे 84 सिद्धों के। ये कायस्थ थे, लिलिपा, विरूपा, डोम्बीपा ये क्षेत्रीय थे, सबरपा ये भी क्षेत्रीय थे, सरैपा ये ब्राह्मण थे, कंकालीपा ये शूद्र थे, मेनपा मछुआ थे, गोरक्षपा चौरिंगपा ये राजकुमार थे, विणप्पा ये भी राजकुमार थे, शांतिपा ये ब्राह्मण थे, तंतिपा ये तत्वरा थे, चमारिपा ये चमरकार थे, खड़गपा ये शूद्र थे, नागार्जुन ब्राह्मण थे, कहनपा जो कायस्थ थे, कर्णपिया थगनपा ये शूद्र थे, नारोपा ये ब्राह्मण थे, सलीपा शूद्र थे। इनकी 7 में जातियां दे रखी है भाई सिद्धों की। ठीक है, 84 सिद्ध थे, उनकी जातियां 7 में दे रखी है। तिलोपा ब्राह्मण थे, छत्रपा शूद्र थे, भद्रपा ब्राह्मण थे, दोगधीपा ओजोगीपा ये गृहपति थे, कालपा धोम्बीपा ये धोबी थे, कणप्पा ये राजकुमार थे, कमरिया डेंगीपा ये ब्राह्मण थे, भेदपा तेथेपा ये शूद्र थे, कुकरीपा ये ब्राह्मण थे भाई, कुचिपा ये शूद्र थे, धर्मपा ब्राह्मण थे, मईपा शूद्र थे, अचिंतपा ये लकड़हारा थे,
भलप्पा ये क्षत्रिय थे, नीलम्पा भुशिकिप्पा ये राजकुमार थे भाई। इनका तो 84 सिद्ध यहाँ पे दे रखे हैं, आप इनको पढ़ लेना भाई, ठीक है। साथ में जातियां है इनकी। आगे देखते हैं, सिद्धों में सबसे पुराने श्रेय है, यानी सरोज वज्र भी इनका नाम है, यानी श्रेयप्पा है, ठीक है। सिद्धों में सबसे पुराने कौन है? श्रेय है, ठीक है। और इनका दूसरा नाम क्या है? सरोज वज्र, इन्हीं का नाम है। महासुखवाद का प्रवर्तन वर्जयान शाखा में हुआ है, ठीक है। महासुखवाद का प्रवर्तन कहाँ पे हुआ है? वर्जयान शाखा में हुआ है। महासुख का अर्थ है आनंद स्वरूप ईश्वर तत्व। क्या है भी महासुख का अर्थ? आनंद स्वरूप ईश्वर तत्व। प्रज्ञा और उपाय के योग से इस महासुख दशा की प्राप्ति मानी जाती है। किससे महासुख की प्राप्ति मानी जाती है? तो प्रज्ञा और उपाय के योग से। गोरखनाथ का नाथ पंथ, ठीक है। गोरखनाथ का कौन सा पंथ था? नाथ पंथ। मूल रूप से व्रजयान शाखा का ही एक रूप था, ठीक है। जो नाथ पंथ था ये भी व्रजयान शाखा का ही एक रूप था। गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया है। पूछा जाता है हठ योग का प्रवर्तन किसने किया? तो गोरखनाथ ने किया है, पतंजलि के उच्च लक्ष्य और ईश्वर प्राप्ति को लेकर। व्रज यानी सिद्धों का लीला क्षेत्र भारत का पूर्वी भाग था, ठीक है। जो व्रज यानी सिद्ध थे, इनका लीला क्षेत्र कौन सा था? तो भारत का पूर्वी भाग था। गोरखनाथ ने अपने ग्रंथ का प्रचार देश के पश्चिमी भागों में विशेषकर राजपुताने और पंजाब में किया था। नाथों की संख्या 9 माना गया है। जो नाथ है इनकी संख्या 9 मानी गई है भी, ठीक है। लोग इन्हें नवनाथ भी कहते हैं। नवनाथ किसको कहा जाता है? नाथों को भी। गोरख सिद्धांत संग्रह में इनका निम्न क्रम में बताया गया है। जो गोरख सिद्धांत संग्रह है, ठीक है, यानी एक ग्रंथ है ये, ठीक है। इनका नाम देख लेते हैं। 9 नाथों के नाम कौन कौन से बताए गए? नागार्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपट, जलंधर और मल्लिकार्जुन। तो ये 9 नाथ बताए गए हैं। और कहाँ पे बताए गए? कौन सी बुक में बताए गए? कौन सा ग्रंथ है? गोरख सिद्धांत संग्रह है भाई। आगे है अपभ्रंश साहित्य, इसको देख लेते हैं। अपभ्रंश साहित्य को डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है, ठीक है। पीछे की क्लास में भी हमने देखा, थोड़ी क्लास की है उसमें, परसों की क्लास में, ठीक है। राम कुमार वर्मा ग्रंथ है, ठीक है। तो उसमें अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि कौन है? स्वयंभू है। इनको हिंदी का प्रथम कवि माना है। स्वयंभू 8वीं सदी के आसपास विद्यमान थे, यानी 783 ईस्वी में। स्वयंभू को ही जैन परंपरा का भी प्रथम कवि माना जाता है। स्वयंभू को भी जैन परंपरा का प्रथम कवि माना जाता है। स्वयंभू के 3 ग्रंथ बताए गए हैं। कौन कौन से इनके 3 ग्रंथ? ध्यान रखना कौन कौन से? पौंचर्यु, ऋठ नेमिचर्यु तथा स्वयंभू छंद है। स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि तथा व्यास भी कहा जाता है, ठीक है। पूछा जाता है ना अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो स्वयंभू को कहा जाता है। व्यास भी स्वयंभू को ही कहा जाता है। आगे देख लेते हैं भाई। स्वयंभू ने अपनी भाषा को देसी भाषा कहा है। कैसी भाषा कहा भाई? स्वयंभू ने अपनी भाषा को देसी भाषा कहा है। स्वयंभू के पौंचर्यु को उसके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया था, ठीक है। पौंचर्यु को किसने पूरा किया? तो त्रिभुवन ने किया था। और त्रिभुवन कौन थे? स्वयंभू के पुत्र थे। पौंचर्यु में राम का चरित्र विस्तार से वर्णित है। जो पौंचर्यु है इसमें किसका किसका वर्णन है? तो राम के चरित्र का इसमें वर्णन हुआ है। शिव सिंह सेंगर ने अपने ग्रंथ शिव सिंह सरोज में किसी पुरानी अनुश्रुति के आधार पर 7वीं शताब्दी के पुष्य या पुंड कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना है, ठीक है। पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? तो शिव सिंह सेंगर ने माना है भाई। साथ के साथ मैं आपको क्वेश्चन भी बताने लग रही हूँ। और शिव सिंह सेंगर जी का ग्रंथ कौन सा था? शिव सिंह सरोज था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार यह पुष्य संभवतः अपभ्रंश का प्रसिद्ध कवि पुष्यदंत है, जिसका आविर्भाव 9वीं सदी में हुआ था। सर्वमान्य धारणा के लिए पुष्यदंत का आविर्भाव 972 ईस्वी यानी 10वीं सदी में हुआ। पुष्यदंत की प्रमुख रचनाएं हैं, देख लो भाई। इसके जो पुष्यदंत है इनकी रचनाएं देख लो, पेपर में पूछी जाती है। तो 63 महापुराण, गुणा अलंकार, नय कुमार चरियु, ठीक है, और जसहर चरियु भाई। और नय कुमार चरियु को भाई नाग कुमार चरियु भी
कहा जाता है। ठीक है, एसडेट के पेपर में नाग कुमार चरियु पूछा गया था। ठीक है, पुष्पदंत की रचना है। पुष्पदंत के 63 महापुरुष गुणालंकार को महापुराण के नाम से भी जाना जाता है और इनकी काफी महत्वपूर्ण रचना है। ठीक है, दूसरा नाम क्या है इनका? महापुराण। महापुराण में 63 महापुरुषों का जीवन चरित्र है। कितने महापुरुषों का? भाई 63 महापुरुषों का है। ठीक है, पुष्यदंत ने अपने चरित्र काव्यों में चौपाई छंद का प्रयोग किया है। ठीक है, किसका? चौपाई छंद का प्रयोग किया है चरित्र काव्यों में पुष्यदंत ने। पुष्यदंत ने साहित्य की रचना विशुद्ध धार्मिक भाव से किया है। जो पुष्पदंत है, इन्होंने जो साहित्य की रचना की है विशुद्ध धार्मिक भाव से इन्होंने की है। अपभ्रंश और अव्वट में चौपाई यानी चौपाई 15 मात्राओं का छंद था। ठीक है, अपभ्रंश या अव्वट में जो चौपाई था 15 मात्राओं का छंद था। पुष्यदंत को हिंदी का भवभूति कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? पुष्यदंत को हिंदी का भवभूति। पूछा जाता है हिंदी का भवभूति किसको कहा जाता है? तो पुष्यदंत को कहा जाता है। ठीक है, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसको कहा जाता है? तो स्वयंभू को कहा जाता है। श्री सिंह सेंगर ने पुष्य कवि को भाखा की जड़ कहा है। ठीक है, तो पुष्य कवि को भाखा की जड़ किसने कहा है? श्री सिंह सेंगर ने कहा है। ठीक है, भाखा की जड़ किसको कहा जाता है? तो पुष्य कवि को कहा जाता है। पुष्पदंत ने स्वयं को अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर, कवि कुल तिलक आदि उपाधियों से विभूषित किया है। जो पुष्यदंत है इन्होंने अपने आप ही, ठीक है, अपने नाम रख लिए हैं। ठीक है, अपने आप को ही उपाधियां दे दी है। कौन कौन सी? अभिमान मेरु की, काव्य रत्नाकर की, कवि कुल तिलक की। हरिशेन ने अपनी धम्य परीक्षा, क्या है? धम्य परीक्षा में अपभ्रंश के 3 कवि माने हैं। जो हरिशेन जी है, ठीक है, जो इनकी रचना थी धम्य परीक्षा, इनमें इन्होंने अपभ्रंश के 3 कवि माने हैं। कौन कौन से? चतुर्मुख, स्वयंभू और पुष्यदंत। ठीक है, ध्यान रखना, अपभ्रंश के 3 कवि माने हैं, चतुर्मुख, स्वयंभू और पुष्पदंत। किसने माने हैं? हरिशेन ने। और किसके आधार पे माने हैं? इनकी रचना है धम्य परीक्षा, इनके अनुसार जी हैं। इन्होंने जो चतुर्भुज जी हैं, इनको पदड़िया बंद का प्रवर्तक और सर्वश्रेष्ठ कवि कहा है। पदड़ी, जो पदड़ी है, ये 16 मात्रा का मात्रिक छंद है। इस छंद के नाम पर इस पद्धति पर लिखे जाने वाले काव्यों को पदड़िया बंद कहा गया है। पुष्यदंत मानेखेट के प्रतापी राजा कर्ण के महामात्यम भीम के सभा कवि थे भाई। और धनपाल वाक्यपति राज मुंज के कवि, ठीक है, किसके? मुंज के कवि तथा सभा रत्न थे। कौन भाई? धनपाल, जिन्हें मुंज ने सरस्वती की उपाधि दी थी। तो सरस्वती की उपाधि किसको मिली है? तो धनपाल को मिली है। और किसने दी है? तो मुंज ने दी है। आगे देखते हैं, अपभ्रंश के तीसरे प्रमुख कवि धनपाल ने 10वीं सदी में भविष्यत कहा की रचना की। आता ना क्वेश्चन में, भविष्यत कहा किसकी रचना है? तो धनपाल की है। और इसकी रचना कब हुई? तो 10वीं सदी में हुई थी भाई। 12वीं शताब्दी में जिनदत्त सूरी द्वारा लिखित ग्रंथ उपदेश रसायन रास, ठीक है, किसका है ये? उपदेश रसायन रास जिनदत्त सूरी का है। ठीक है, 1114 ईस्वी को जैन रास से, जो जैन रास काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। ठीक है, जैन रास काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ किसको माना जाता है? तो उपदेश रसायन रास को। इसका प्रकाशन 1114 ईस्वी में हुआ था। और इसके लेखक कौन है? जिनदत्त सूरी है। उपदेश रसायन रास अपभ्रंश भाषा का प्रथम रास ग्रंथ है। ठीक है, अपभ्रंश भाषा का प्रथम रास ग्रंथ कौन है? तो उपदेश रसायन है भी। रास काव्य परंपरा का हिंदी में परिवर्तन करने का श्रेय भरतेश्वर बाहुबली रास, जो 1184 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, इसके रचयिता शालिभद्र सूरी है। ठीक है, भरतेश्वर बाहुबली रास के रचनाकार कौन है? तो शालिभद्र सूरी रहेंगे। और 1184 में इसका परिवर्तन हुआ था। और रास काव्य परंपरा का हिंदी में परिवर्तन करने का श्रेय भरतेश्वर बाहुबली रास को ही मिला है। उपदेश रसायन रास 80 पदों का नृत्य गीत रासलीला काव्य है। जो उपदेश रसायन रास है ये 80 पदों का है भी। ठीक है, और जो नृत्य गीत रासलीला काव्य है। उपदेश रसायन 80 पदों का नृत्य गीत रासलीला काव्य है। अब्दुल रहमान द्वारा लिखित संदेश रासक पहला धर्मेतर रास ग्रंथ है। पूछा भी गया है, पहला धर्मेतर रास ग्रंथ कौन सा है?
तो कौन सा? संदेश रासक है। और इसके रचनाकार कौन है? अब्दुल रहमान है। देसी भाषा में किसी मुसलमान द्वारा लिखित प्रथम काव्य ग्रंथ संदेश रासक है। ठीक है, देसी भाषा में लिखा था। ठीक है, और एक मुसलमान ने लिखा था। कौन थे मुसलमान? अब्दुल रहमान थे। ठीक है, और इनका प्रथम काव्य कौन सा? संदेश रासक है। देसी भाषा में लिखा गया किसी मुसलमान का प्रथम काव्य संदेश रासक है भाई। आगे देखते हैं, संदेश रासक एक खंड काव्य है। कैसा है? एक खंड काव्य पूछे जाते हैं ना, विधा कैसी है? खंड काव्य ही है। इसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी के विरह की कथा वर्णित है। तो संदेश रासक का विषय क्या है? तो संदेश रासक में भाई विक्रमपुर की एक वियोगिनी है, उसके विरह की कथा क्या इसमें वर्णित है। ठीक है, विद्वानों ने उसका समय 12वीं सदी का उत्तरार्ध और 13वीं सदी का आरंभ माना है। जो संदेश रासक है, इसका समय भाई विद्वानों ने 12वीं सदी का उत्तरार्ध और 13वीं सदी का आरंभ माना है, यानी 12वीं और 13वीं सदी के मध्य में इसकी रचना हुई थी। मुनि राम सिंह जैन साहित्य में सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि कहे जाते हैं। ठीक है, रहस्यवादी कवि कौन कहे जाते हैं? तो राम सिंह कहे जाते हैं, मुनि राम सिंह कहे जाते हैं। जैन साहित्य में सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि हैं ये। डॉक्टर हीरालाल मुनि राम सिंह का आविर्भाव काल संवत 1050 के लगभग मानते हैं। मुनिराम सिंह ने पाहुड़ दोहा की रचना की है। पाहुड़ दोहा के रचनाकार कौन है? तो मुनिराम सिंह है। अपभ्रंश भाषा में दोहा काव्य का आरंभ 6ठी सदी के कवि जो इंदु ने से माना जाता है। ठीक है, तो अपभ्रंश भाषा में दोहा काव्य का आरंभ 6ठी शताब्दी के कवि जो इंदु से माना जाता है, भी आपको ध्यान रखना है। जो इंदु ने 2 पुस्तकों की रचना की है। जो इंदु है, इन्होंने 2 पुस्तकों की रचना की है। कौन कौन सी इनकी पुस्तकें? एक परमार्थ प्रकाश और दूसरा योगसार। योगसार और परमार्थ प्रकाश किसकी रचना है? तो जो इंदु जी की है। 2 पुस्तकें हैं इनकी, काफी महत्वपूर्ण है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल के अंतर्गत 9 कवियों को शामिल किया। कल की क्लास में भी हमने देखा था। पुष्य कवि, खुमान सिंह, केदार, कुमारपाल, अनन्य दास, चंद्र जगनीक, सारंगधर और जोधराज को। मिश्र बंधु विनोद के प्रथम संस्करण में आरंभिक काल के अंतर्गत 19 कवियों को स्थान दिया है। ठीक है, और आरंभिक काल का इन्होंने समय क्या माना? 700 से 1444 विक्रम संवत। तो देख लेते हैं ये 19 कवि भाई जो मिश्र बंधुओं ने माने हैं। पुष्य या पुंड, ठीक है, रचना इनकी अज्ञात है। 770 विक्रम संवत समय है। अज्ञात कवि खुमान रासो इनकी रचना रहेगी। 890 विक्रम संवत। नंद कवि, रचना इनकी अज्ञात है। 1137 विक्रम संवत। मसूद, रचना इनकी अज्ञात है। 1180 विक्रम संवत। कुतुब अली, रचना क्या है इनकी? अज्ञात रहेगी और 1180 विक्रम संवत इनका समय रहेगा। साइंदान चारण संवत्सार इनकी रचना है। 1191 विक्रम संवत इनका समय है। अक्रम फेज वर्तमान है 1205 से 58, 1205 से 58 विक्रम संवत इनका समय रहेगा। चंद्र पृथ्वीराज रासो इनकी रचना रहेगी और 1225 से 49 तक इनका समय रहेगा। जगनीत जो है इनकी आला इनकी रचना है। केदार कवि, रचना नहीं बता रखी, समय नहीं बता रखा। बारद वेणी अज्ञात है। 1225 विक्रम संवत इनका समय है। जलन है इनकी कोई रचना और समय नहीं बता रखा। भूपति भागवत दशम सकंद भाषा 1344 विक्रम संवत। नरपति नाल बीसल देव रासो 1354 विक्रम संवत। नल सिंह विजयपाल रासो 1355 विक्रम संवत। सारंगधर हमीर काव्य 1357 विक्रम संवत। अमीर खुसरो कोई रचना नहीं बता रही, कोई समय नहीं बता रखा। मुल्ला दाऊद नुक्कड़ चंदा की प्रेम कहानी 1385 विक्रम संवत। गोरखनाथ 40 ग्रंथ बता रखे हैं और 1407 विक्रम संवत। तो मिश्र बंधुओं ने अपने मिश्र बंधु विनोद के अगले संस्करण में नाथ पंथियों और सिद्धों को सम्मिलित करते हुए इस काल में कवियों की संख्या 75 तक पहुंचा दी थी। ठीक है, जब मिश्र बंधु विनोद का दूसरा संस्करण हुआ यानी अगला संस्करण हुआ, उसमें नाथ पंथी और सिद्धों को सम्मिलित कर इनकी संख्या 75 तक इन्होंने पहुंचा दी थी। और पहले संस्करण में कितनी थी? 19 थी भाई। आगे देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में आदिकालीन रचनाओं को 2 वर्गों में विभक्त किया है।
ठीक है, कितने 2 वर्गों में विभक्त किया है रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने इतिहास में भी, इतिहास ग्रंथ में। एक अपभ्रंश और दूसरा देश भाषा या बोलचाल की भाषा, इन दोनों जो रचनाएं हैं 2 भागों में इन्होंने विभक्त किया अपभ्रंश को, अपभ्रंश भाषा और देश भाषा। आचार्य शुक्ल ने निम्नलिखित 12 रचनाओं को ही साहित्य में शामिल किया है। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है, इन्होंने आदिकाल की सिर्फ 12 रचनाओं को ही साहित्य में शामिल किया है। अपभ्रंश की रचनाएं देख लेते हैं कौन कौन सी, आपको ध्यान रखना भाई, ये पूछी भी जाती है। अपभ्रंश की रचनाएं विजयपाल रासो, हम्मीर रासो, कीर्तिलता और कीर्ति पताका, ये अपभ्रंश की रचनाएं हैं। देश काव्य की रचनाएं कुमार रासो, बिसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, जयमंत, जस चंद्रिका, परमाल रासो, इसका आला का मूल रूप है भाई, आला खंड भी इसको कहा जाता है। कुमार खुसरो की पहेलियां और विद्यापति की पदावली, ये देश भाषा काव्य की रचनाएं हैं और ये अपभ्रंश की रचनाएं हैं। 4 अपभ्रंश की है और 8 क्या है, देश भाषा काव्य की रचनाएं। टोटल 12 रचनाओं को, ठीक है, साहित्य में स्थान दिया है रामचंद्र शुक्ल जी ने। अगला क्वेश्चन, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल के अंतर्गत 9 कवियों को शामिल किया है। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल के अंतर्गत 9 कवियों को शामिल किया है। हेमचंद्र गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह और उनके भतीजे कुमारपाल के दरबारी राज दरबार में रहते थे भाई, यानी दरबारी कवि थे भाई हेमचंद्र। आचार्य के व्याकरण का नाम सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन है। सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन, हेमचंद्र का व्याकरण सिद्ध हेम नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, सिद्ध हेम नाम, जो सिद्ध हेम है, इनका व्याकरण प्रसिद्ध है हेमचंद्र जी का। सिद्ध हेम में संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का समावेश किया गया है। हेमचंद्र प्रसिद्ध जैन आचार्य थे और इनका जन्म 1088 ईस्वी में माना जाता है। हेमचंद्र के अन्य पुस्तकों का नाम निम्न है: कुमारपाल चरित्र, योग शास्त्र, प्राकृत व्याकरण, छंदोनुशासन और देसी नाम वाला कोश। तो ये हेमचंद्र जी की काफी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, पेपर में पूछी गई है। कुमारपाल चरित्र, योग शास्त्र, प्राकृत व्याकरण, छंदानुशासन और देसी नाम वाला कोश भाई। आगे देख लेते हैं, हेमचंद्र को प्राकृत का पाणी माना गया है। तो हेमचंद्र को क्या है, प्राकृत का पाणी भी कहा जाता है। अपने व्याकरण के उदाहरणों के लिए हेमचंद्र ने भट्टी के समान एक द्व्याश्रय काव्य की भी रचना की थी। सोमप्रभ सूरी गुजरात के एक प्रसिद्ध जैन साधु थे। ठीक है, जो सोमप्रभ सूरी थे गुजरात के प्रसिद्ध जैन साधु थे। इनका आविर्भाव 1252 विक्रम संवत में माना जाता है। सोमप्रभ सूरी ने कुमारपाल प्रतिबोध नाम एक गद्य पद्य में संस्कृत प्राकृत काव्य लिखा था। ठीक है, गद्य पद्य था ये सोमप्रभ सूरी का, कुमारपाल प्रतिबोध, और 1241 विक्रम संवत इसने इसकी रचना हुई थी और इस संस्कृत प्राकृत काव्य था भैया। जैन आचार्य मेरुतुंग ने संवत 1361 में परबन चिंतामणि नामक एक ग्रंथ की रचना संस्कृत भाषा में की थी। तो परबन चिंतामणि नामक ग्रंथ किसका है, तो आचार्य जैनाचार्य मेरुतुंग का है। किसका है, परबन चिंतामणि ग्रंथ जैनाचार्य मेरुतुंग का है और 1361 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था संवत। परबन चिंतामणि में कुछ दोहे मालवा नरेश राजा भोज के चाचा मुंज के कहे गए हैं। परबन चिंतामणि में दोहा विद्या में विवाद करने वाले 2 चारणों की कथा आई है, इसलिए अपभ्रंश काव्य को दोहा विद्या भी कहा जाता है। एक अपभ्रंश काव्य को क्या कहा जाता है, दोहा विद्या भी कहा जाता है। अपभ्रंश से पूर्व दोहा का प्रयोग नहीं होता। ठीक है, अपभ्रंश से पहले क्या है, वही दोहा का प्रयोग नहीं होता है। लक्ष्मीधर ने 14वीं शताब्दी के अंतर्गत प्राकृत पैंगलम नामक एक ग्रंथ का संग्रह किया था। ठीक है, प्राकृत पैंगलम में विद्याधर, सारंगधर, जज्जल, बब्बर आदि कवियों की रचनाओं को संकलित किया गया है। ठीक है, जो लक्ष्मीधर है, इन्होंने प्राकृत पैंगलम नामक एक ग्रंथ की रचना की, कब की, 14वीं शताब्दी में। और प्राकृत पैंगलम में विद्याधर, सारंगधर, जज्जल, बब्बर आदि कवियों की रचनाओं को संकलित किया गया है। प्राकृत पैंगलम में प्राकृत और अपभ्रंश छंदों की विवेचना भी की गई है भाई। आगे है, प्राकृत पैंगलम को प्राकृत पिंगल सूत्र भी कहा जाता है। प्राकृत पैंगलम की टीका वंशीधर नामक किसी विद्वान ने की थी। तो प्राकृत पैंगलम की टीका किसने लिखी थी, वंशीधर नामक किसी विद्वान ने। सारंगधर एक अच्छे कवि और सूत्रकार थे। सारंगधर ने सारंगधर पद्धति के नाम से एक सुभाषित संग्रह बनाया था।
सारंगधर पंक्ति में बहुत से साबर, मंत्र और भाषा चित्र काव्य भी दिया गया है। आचार्य शुक्ल ने प्राकृत पैंगलम के कुछ छंद के आधार पर हम्मीर रासो ग्रंथ के अस्तित्व की कल्पना की, जिसके रचनाकार सारंगधर को ही बताया है। तो हम्मीर रासो के रचनाकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किसको बताया? तो सारंगधर ने को ही बताया है। राव सांस्कृत्या ने जज्जल नामक किसी कवि को इसका रचयिता घोषित किया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है कि हम्मीर शब्द अमीर का विकृत रूप है, किसी पात्र का न होकर एक विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। शिव सिंह सेंगर के अनुसार चंद की औलाद में सारंगधर कवि हुए थे। ठीक है, चंद की औलाद में क्या थे? सारंगधर हुए थे। ये किसके अनुसार है? शिव सिंह सेंगर के अनुसार है, जिन्होंने हम्मीर गेरा और हम्मीर काव्य भाषा में बनाया था। सारंगधर कृत सारंगधर पद्य संस्कृत भाषा में लिखा एक पद्य कोश है। ठीक है, जो सारंगधर पद्य है संस्कृत भाषा में लिखा गया एक पद्य कोश है और ये किसकी रचना? सारंगधर की है भाई। किंतु बीच बीच में देश भाषा के वाक्य भी आए हैं। श्री मल्ल देव राजा की प्रशंसा में सारंगधर पद्धति में श्री कंठ पंडित का संग्रहित यह श्लोक उल्लेखनीय है। ठीक है, एक श्लोक दे रखा है, काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप इसको देख लेना भाई। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुमान व्यक्त किया है। ठीक है, जो डॉक्टर बच्चन सिंह है इन्होंने एक अनुमान व्यक्त किया कि सारंगधर कुंडलिया छंद के प्रथम प्रयोक्ता है। पूछा जा सकता है क्वेश्चन, सारंगधर को कुंडलिया छंद के प्रथम प्रयोक्ता किसने माना है? तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने माना है भाई। आगे है भाई सिद्ध साहित्य। ठीक है, ये हम कल करेंगे क्योंकि भाई ज्यादा लंबी क्लास हो जाती है तो बच्चे देखते नहीं है। 2-3 पार्ट में अपनी क्लास क्या है कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, 3 क्लासें बन जाएगी ज्यादा से ज्यादा या 2 बनेगी। ठीक है, तो भाई आशा करती हूँ आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को क्लास पसंद आती है तो प्लीज क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले भाई। और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना है आपको, उसको भी ज्वाइन कर लेना। आप सभी का क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।